सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कानून को चैलेंज करने वालों पर एक्शन होगा, अपराधी किसी हाल में बचेंगे नहीं। बता दें कि पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने 61 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों के बीच बीमा राशि का वितरण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस परिवार अगर खुशहाल रहेगा तभी सभी सेक्टर में काम होगा। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, सख्ती के लिए होता है। और तो कई कानून हमने बनाए हैं कई चीजों के लिए, कई चीजें उनके जीवन में, आम लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचे, ये जरूर मैं कहूंगा। बिहार में अब हर दिन अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है और पिछले 5 दिन में 5 एनकाउंटर के बाद अपराधी दहशत में हैं। आज एक बार फिर किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कार्रवाई के दौरान अपराधी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी पवन उर्फ चिंटू के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि इस एनकाउंटर में पुलिस के भी 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों के नाम इंस्पेक्टर मुश्ताक और सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी फरीम गोड़ा के पास जमा हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया। घायल अपराधी पवन कटिहार का रहने वाला है और उसके खिलाफ किशनगंज में 2 मामले दर्ज हैं। कई अन्य जिले में भी ये अपराधी मोस्ट वांटेड था। पुलिस को घटनास्थल से बिना नंबर की बाइक, पिस्टल का खोखा भी मिला है। तो बिहार में अब अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। पिछले 1 महीने में 11 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 3 अपराधी ढेर हो गए थे, जबकि 8 से ज्यादा घायल हो गए हैं। अब आपको हम पूरा आंकड़ा बताते हैं, कहां कहां क्या हुआ है। देखिए, 22 अप्रैल से शुरुआत होती है। पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया जाता है, जो 20 लाख रुपए का जेवर लूटकांड का आरोपी था। इसके बाद 26 अप्रैल की बात करते हैं, नवादा जिले में एनकाउंटर किया जाता है। फिर 30 अप्रैल की तारीख देख लीजिए, सिवान में एनकाउंटर होता है और इसके बाद एक एक करके ये पूरे आंकड़े हैं। नवादा की बात कर लेते हैं। मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई, जिसमें हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया है और इसके बाद आप देख लीजिए 30, 3 और ये 13 मई तक सिलसिला जारी रहा, जिसमें कि ये हाफ एनकाउंटर किए गए हैं। जिसमें आपको बता दें 18 मई को भी सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली मारी गई। 18 मई की तारीख को एक और एनकाउंटर किया गया। तो ये सारे एनकाउंटर जो हैं वो किए गए हैं हाल के कुछ दिनों में। बढ़ते आगे, पूरे बिहार में भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है। लोग सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। सासाराम में तापमान 45 के पार चला गया। गया जी में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए सत्तू का सहारा ले रहे हैं। अब हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। भीषण गर्मी का कहर देखिए किस तरीके से लोगों पर पड़ा है। लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दोपहर का समय होते ही सभी अपने घर में दुबक जाते हैं। भीषण गर्मी में लोग सत्तू का भी कुछ लोग सहारा ले रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये सासाराम की है और दूसरी तस्वीर आप गया जी की देख रहे हैं। सासाराम में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। गर्मी का सीधा असर अब लोगों की सेहत पर पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। डिहाइड्रेशन और चक्कर की शिकायत वाले मरीज अधिक हैं। ऐसे में सदर अस्पताल हीट अलर्ट नजर आ रहा है। हीट वेव के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, जहां तमाम तरह की सुविधा व्यवस्थित की गई है। साथ ही अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी लगाई गई है।
45 डिग्री चला गया है। इसमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर नहीं निकलना है और सादा खाना खाना है। ये मसाला वाला खाना, बाहर का चीज़ नहीं खाना है। और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल में आ जाना है। जो हमारा वातावरण का टेम्परेचर है लगभग 43, 44, 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे केसेस में हिप स्ट्रोक की केसेस अब आने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, धूप काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि जिनको यदि काम नहीं है, अन्यथा वो किसी भी तरह से बाहर ना निकलें। यदि निकलने की उतनी ही आवश्यकता है तो पूरे कपड़े, खास करके सूती रंग का और सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन कर निकलें। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 11 बजे तक ही चलेंगे। डीएम रवि प्रकाश ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो नवादा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। गर्मी को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल 11 बजे तक ही चलेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में सुधा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सुधा दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। सुधा दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुधा दूध की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ गए हैं। से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज आंधी, बारिश और बिजली की गर्जन के बीच अस्पताल भवन का एक हिस्सा अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पुराने भवन का हिस्सा धंस गया और वार्ड में लगी फॉल्स सीलिंग अचानक गिर पड़ी। इस घटना में एक एएनएम घायल हो गई हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। घटना के दौरान वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल कर्मी और मरीज जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागते नजर आए। स्थिति उस समय और खतरनाक हो गई जब अस्पताल परिसर में लगे टिन के चादरों में बिजली का करंट दौड़ने लगा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग और अस्पताल कर्मियों का कहना है कि भवन की स्थिति बेहद जर्जर है और अगर समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा हादसा हो सकता है। लगा करने लगा, जो हम लोग सब स्टाफ जो है बाहर भागे, एकदम धरफरा के जो है सब स्टाफ गिरने लगा। भी उसी तरह जो बाहर में सब स्टाफ जो भागे हैं। एकदम पूरा आंधी तूफान बिजली से कर तो हो रहा था। पूरा आंधी तूफान से एकदम जो गिरने लगा, ये बिल्डिंग पूरा एकदम अथी हो गया। तो सभी आदमी, सभी स्टाफ जो है पूरा भागे हैं, एकदम गिरते पड़ते जो है अंदर से भागे हैं बाहर। बिल्डिंग पूरा करकराने लगा तो हम लोग वहाँ से दौड़ करके सभी स्टाफ, बहुत भारी आवाज़ हो रहा था बिल्डिंग के अंदर में। तो देखे कि जो हम लोग बाहर आए तो देखे कि जेई वार्ड का जो है सो एक तरह का वाल जो है सो खिसक गया है और इतनी आवाज़ हो रही थी अंदर में, जिससे लग रहा था जैसे भूकंप आ रहा है। हम लोग सभी स्टाफ दौड़ते हुए बाहर आए हैं और आने के बाद देख रहे हैं तो जेई वार्ड खिसक गया है, बिजली पूरा कट गया है और पानी भी रिसाव होने लगा बहुत तेज़ी से। तो जेई वार्ड में एक एएनएम थी जो उसको हल्का फुल्का चोट भी लगा है। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक शुरू हो गई है। पीएम मोदी के विदेश दौरे के बाद कैबिनेट की अहम बैठक है। कैबिनेट मीटिंग में सुशासन रिफॉर्म्स पर मंथन चल रहा है। बैठक में सभी मंत्री भी उपस्थित हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के विदेश दौरे के बाद अब ये बैठक हो रही है। मीटिंग में सुशासन रिफॉर्म्स पर मंथन जारी है। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी सामने आई है। ऑपरेशन नवजीवन के तहत एक साथ 25 नक्सली और 2 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 7 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिनमें 2 पर इनाम था। इससे पहले ऑपरेशन बुलबुल में 12 नक्सलियों ने हथियार छोड़े थे, लेकिन आज का सरेंडर अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में हुए इस सरेंडर के दौरान डीजीपी तदाशा मिश्रा समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद मुक्त भारत मिशन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है, जहां हम लोग हमारे भटके हुए
साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है उसे भी याद करने का दिवस है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया। पीओके में आतंकी हमजा बुरहान को गोलियों से भून दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने भारत के दुश्मन हमजा बुरहान को गोलियां मार दी। पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और अब उसके मास्टरमाइंड के मरने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आतंकी हमजा बुरहान की। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो व्यक्ति है जो पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकी बुरहान हमजा को गोलियां मारी गई हैं। पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। स्थानीय गाइड्स पर आतंकियों को शरण देने का आरोप है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अगर परवेज और बशीर नाम के टूरिस्ट गाइड चाहते तो 26 बेकसूर लोगों की जान बच सकती थी। पहलगाम में 26 लोगों का खून बहाने से एक दिन पहले तीनों आतंकियों ने परवेज के झोपड़ी में अल्लाह के नाम मदद मांगी, रोटी खाई। टूरिस्ट गाइड परवेज और बशीर ने ये बात कबूल की है कि पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा और कश्मीर में सुरक्षा बलों के कैंप, सुरक्षा बलों की मूवमेंट के बारे में पूछताछ की थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में अलग अलग इलाकों से लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसने पूरे शहर में दहशत फैला दी। कहीं चाकू से हमला, कहीं गोलीबारी, कहीं घर के अंदर डबल मर्डर। हर घटना ने लोगों को चौंका दिया है। सबसे पहले बात रोहिणी के अमन विहार इलाके की करते हैं, जहां 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी बड़ी वारदात गोविंदपुरी से सामने आई, जहां एक घर के अंदर मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस बीच वजीराबाद इलाके में एक युवक का शव सुनसान जगह पर मिला, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने दिल्ली में डर का माहौल बना दिया है। पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी है। देश और प्रदेश से बेटियों और नवविवाहितों की मौत की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे समाज को शर्मसार और हैरान कर दिया है। एमपी से लेकर यूपी तक हर तरफ ये खबरें सवाल कर रही हैं, क्या बेटियां आज भी महफूज नहीं हैं? भोपाल में ट्विशा की मौत से लेकर यूपी के नोएडा में दीपिका नागर की मौत दहेज प्रताड़ना को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। भोपाल, ट्विशा शर्मा और नोएडा में दीपिका नागर की संदिग्ध मौत ने ये सवाल उठा दिए हैं। कैसे दहेज के लिए बेटियों के साथ बर्बरता की जा रही है? भोपाल में ट्विशा की मौत के मामले में अब नया ट्विस्ट भी आ गया है। भोपाल की अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका खारिज कर दी, यानी अब दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर परिवार के पास हाईकोर्ट के विकल्प बचे हैं। ट्विशा के पिता ने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस बीच ट्विशा के फरार पति को लेकर पुलिस ने इनाम की रकम बढ़ा दी है। 10,000 की जगह अब 30,000 का इनाम रखा गया है। ट्विशा के पति समर्थ की सूचना देने वाले को और इन सब के बीच ट्विशा के पिता ने एमपी के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की है। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि वो इस बारे में सीबीआई जांच करा सकती है। और इस केस से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। ट्विशा की सास गिरीबाला पर एक्शन लिया गया है। भोपाल उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटाई गई हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। ट्विशा की सास गिरीबाला पर एक्शन लिया गया है। भोपाल उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दी गई है। दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। आज से 26 मई तक तेज गर्मी का अलर्ट है। 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचेगा। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। नोएडा, गाजियाबाद में भी तापमान बढ़ने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
खबर आपको अयोध्या से बताते हैं। राम मंदिर की सुरक्षा को अभेद किले जैसा मजबूत बनाया गया है। राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मंदिर परिसर की निगरानी हाईटेक कैमरों, कंट्रोल रूम और कई सुरक्षा एजेंसियों के जरिए लगातार की जा रही है। राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को कई लेयर में बांटा गया है। कंट्रोल रूम से रेड जोन और येलो जोन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मंदिर परिसर, लता मंगेशकर चौक, स्नान घाट और आसपास के इलाकों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार में अचानक आग लगने के बाद जोरदार विस्फोट हो गया और ये घटना न्यूयॉर्क के मशहूर चार्जिंग बुल स्टैचू के पास हुई है। कार में धमाके की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग और टूरिस्ट मौके से भागते नजर आए। ये इलाका न्यूयॉर्क का एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, जिस वजह से धमाके के बाद कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा। आग लगने के बाद हुए इस धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं धमाके के बाद किस तरह धुएं के गुबार उठ रहे हैं। हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। भारत ने यूएन में फिर एक बार पाकिस्तान को फटकार लगाई है। यूएन के मंच पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान का आम लोगों के खिलाफ हिंसा और नरसंहार का लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान निर्दोषों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में 3 महीने में सीमा पार कार्रवाई में 750 लोग घायल हुए हैं। India has consistently emphasized that terrorism in all its forms and manifestations remains one of the gravest threats to civilians worldwide. No cause or grievance can justify deliberate attacks against civilians. Mr. President, it is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. India reiterates that the protection of civilians must remain at the center of the Security Council's efforts to maintain international peace and security. इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अच्छे हैं, मेरी हर बात मानेंगे। इजराइल में नेतन्याहू से गलत बर्ताव हो रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल में मेरी लोकप्रियता 99% है, मैं इजराइल में पीएम का चुनाव लड़ सकता हूं। और अब आपको कारोबार की खबरें दिखाते हैं। पिछले लगातार 9 कारोबारी सत्रों से भारतीय रुपये में भारी कमजोरी देखी जा रही थी। हालांकि आज गुरुवार के शुरुआती कारोबार में रुपए की इस गिरावट का सिलसिला थम गया। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में शानदार रिवर्सल देखने को मिला है। बुधवार के 96.82 के बंद भाव के मुकाबले रुपया 52 पैसे मजबूत होकर 96.30 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। ये लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के बाद पहली रिकवरी है। इससे पहले रुपया लगातार कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और यूएस ट्रेजरी यील्ड में नरमी से उभरते बाजारों की करेंसी को लेकर सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। गुरुवार 21 मई को सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज चांदी ही नहीं, सोना भी सस्ता हो गया। 21 मई की सुबह सोना 500 रुपए से ज्यादा लुढ़क कर नीचे आया तो चांदी भी 2300 रुपए सस्ती हुई है। आज शुरुआती कारोबार में सोना 515 रुपए की गिरावट के साथ 1,59,491 रुपए तक आ गया है। इसी तरह चांदी 2,291 रुपए की गिरावट के साथ 2,71,974 रुपए तक फिसल गई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला गुरुवार 21 मई को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स भी आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस में अभी बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं। आईपीएल 2026 की अंक तालिका में चेन्नई 7वें पायदान पर है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 9 मैच हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बड़ी खबर भी सामने आई। एमएस धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले आईपीएल 2026 के आखिरी लीग मैच से पहले सीएसके कैंप छोड़कर घर लौट चुके हैं। धोनी ने चोट के कारण इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेला और बताया जा रहा है कि हाल ही में अंगूठे में लगी चोट से उबरने के लिए उन्होंने टीम का साथ छोड़ दिया है। अहमदाबाद में होने वाले इस करो या मरो के मुकाबले से पहले चेन्नई के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने खुद इस खबर की पुष्टि की है।